इधर को बैठो, उधर को क्यों बैठे हो, इधर सुनने आए हो तो इधर को बैठो, ऐसे बैठे हो जैसे है मीटिंग करने आए हो, पहले बात सुनो। सम्मानीय साथियों, कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है, इसलिए बहुत लंबी बात नहीं रखूंगा और आरडी प्रजापति साहब के बाद बोलने को बहुत कुछ रह नहीं जाता। हमारे मंच पर बहुत सारे संविधानवादी नेता साथी बैठे हैं। आदरणीय, मेरे पास सूची है, नाम ही बोल देता हूं। आदरणीय मोहनलाल पाटिल साहब बैठे हैं, उनके बारे में मैंने बहुत सुना था, उनसे मिलकर मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई। आदरणीय रामू गजभैया जी जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये तो चंबल के नेता है, ऐसा लग रहा था उनकी बात सुन के। आदरणीय दलित बंसौर साहब, आदरणीय पूर्व पार्षद ललिता भोसले जी, आदरणीय रामपाल भोसले जी, आदरणीय दिलीप बांगड़े जी, आदरणीय बामन जंजाले जी, आदरणीय इनकी ताई मैडम पाटिल साहब बैठी है, पाटिल मैडम, हाँ जानता हूँ। आदरणीय नेहा राय जी जो छिंदवाड़ा से चल के आई हैं, आदरणीय विजय राज मालवी जी, आदरणीय संतोष कमल साहब, इनके सरनेम में कमल लिखा लेकिन है पक्के अम्बेडकरवादी। आदरणीय अमोल रावत जी, मीणा साहब, आदरणीय केदार कौरव जी, आदरणीय अमित लोधी जी, आदरणीय सौरभ यादव जी, आदरणीय अमित बंसौर साहब, आदरणीय कमल कुशवाहा जी, आदरणीय दिलीप मस्के साहब, आदरणीय सुनीता धावरे जी, मनीषा जी, सीमा राठौर जी और हमारे बुजुर्ग और सीनियर भी नीचे बैठे हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, ना सिर्फ कबीरदास जी के बारे में बल्कि समय समय पर जिनका मार्गदर्शन मिलता है। और जो लोग मंच पर बैठे हैं उन सब के साथ साथ जो सामने बैठे हैं, जो नौजवान साथी हैं, उन सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। जय भीम। और उनके साथ साथ जो बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको संविधानवादी होने के नाते अपने माँ बाप के समान मानते हुए सबको प्रणाम करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को जय भीम। बंधुओं, बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने बोली होंगी, मैं 2-3 विषय पर बोल के और अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम मुख्यमंत्री जी को संविधान की कॉपी सौंपने के लिए जाना चाहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर एक वैचारिक युद्ध छिड़ा, एक ऐसा संघर्ष छिड़ा है। 2 तरह के लोग आज देश में संघर्ष कर रहे हैं, एक वो है जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरे वो है जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मेरे साथियों, आज संविधान दिवस है और आज बाबा साहब के सामने खड़े होकर हम ये शपथ लेने के लिए आए हैं कि इस देश के अंदर जो भी गैर संवैधानिक ताकतें हैं, जो मनोविधान को लागू करना चाहते हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे और बाबा साहब का एक पन्ना भी संविधान का फाड़ा तो इस सरकार को फाड़ने का काम हम सब संविधान लागू करेंगे। जब ये आवाज हमने लगाई, आरडी प्रजापति साहब जो हमारे विधायक जी बोल रहे थे बीच में, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आरडी प्रजापति जी बुंदेलखंड की उस धरा से निकले हैं जहां मनुविधान के साथ साथ, मनुवादी सोच के साथ साथ सामंतवादी सोच भी हावी है। गजभैया साहब, पाटिल साहब, ये आरडी प्रजापति जी उस बुंदेलखंड से निकले जहां सामंतवादी से लेकर मनुवादी लोग हावी रहते थे। वहां पे एक बेटा प्रजापति समाज से निकलता है, पहले अधिकारी कर्मचारी बनता है और उसके बाद जब राजनीति में आता है तो कृषि मंडी का अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है और आप सबकी दम पे और बाबा साहब के संविधान की दम पे विधायक बनने का काम करता है। ऐसे आरडी प्रजापति जी ताकतवर हमारे साथी हैं। इनके बेटे को भी इन्हें विधायक बनाया, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, लेकिन जब दलों ने इनसे कहा कि हम तुमको मंत्री संतरी सब बना देंगे, लेकिन एक ही अड़चन है, तो आरडी प्रजापति जी ने पूछा क्या अड़चन है? बोले अड़चन ये है कि आप जय श्री राम नहीं जय भीम बोलते हो। इन्होंने कहा नहीं चाहिए मंत्री मुख्यमंत्री का पद, नहीं चाहिए सांसदी विधायकी, अरे कुछ भी मत बनाओ,
बाबा साहब के संविधान की दम पे निकलेंगे, पूरे देश प्रदेश में लोगों को जगाएंगे और संविधानवादी सरकारें बनाने का काम करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही थी। धीरेन्द्र, मैं शास्त्री नहीं कहता, और शास्त्री धीरेन्द्र को इसलिए नहीं कहता, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो वो शास्त्री कहलाएगा। और शास्त्र कौन है? लोग कहते हैं दामोदर जी ओबीसी के होके, यादव होके विवादित बयान देते हो। सच्ची बात विवादित है तो 100 बार विवादित बयान दूंगा, ये दामोदर डंके की चोट पे कह रहा है। और ये डंका का चोट कौन सा है? ये डंका का चोट मोहन यादव वाला नहीं है जो ओबीसी को आरक्षण नहीं दे पाए। ये डंके का चोट एक मनुवादी यादव का नहीं है, ये डंके का चोट एक अम्बेडकरवादी दामोदर यादव का है। और चुनौती से कह रहा है, दामोदर यादव इस राजधानी में खड़े होकर एक अहीर का बेटा, एक पिछड़े वर्ग का बेटा, अगर इतनी डंके की चोट पर बोल पा रहा है तो यह ताकत दी तो इस मसीहा ने दी जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने खड़े हैं। और किसी ग्रंथ ने नहीं दी, और किसी शास्त्र ने नहीं दी। और धीरेन्द्र को मैं चुनौती देके कहता हूं, इस राजधानी में खड़े हो गए, धीरेन्द्र, ये 28 साल के नौजवान, मैं शास्त्री नहीं मानता धीरेन्द्र, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ हमारे शास्त्र शास्त्रार्थ कर लो, लेकिन वो शास्त्र नकली नहीं होना चाहिए, भारतीय संविधान के रूप में असली होना चाहिए। आ जाओ। 4 धाराओं का ज्ञान नहीं है, मूलभूत अधिकारों का जिसको ज्ञान नहीं है, उसको पूरे देश की 3-3 राज्यों की सरकारें सुरक्षा देने से लेके उसके स्वागत में खड़ी है। देखिए देश का दुर्भाग्य, देखिए आज देश की स्थिति। और ये स्थिति क्यों बन रही है? कितने रहते हैं यहां पे महार समाज के साथी, कितने रहते हैं एससी समाज के साथी, और जब आज संविधान दिवस है तो कितने बैठे हैं पंडाल में? कितने बैठे हैं? 85 चिल्लाते रहो, 90 चिल्लाते रहो। तुम्हारे पास अगर कोई ताकत है तो वो ताकत तुम्हारे संख्या की और वो संविधान की है जो बाबा साहब ने दिया। लेकिन तुम्हारे संविधान को फाड़ने की कोशिश क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम चाहे 85 हो चाहे 90 हो, लेकिन जब बुलाएंगे तो 9% भी नहीं आओगे। इसलिए लेकिन दामोदर ने सोचा कि अगर एक यादव के बेटे को ये ताकत मिली है जो ललई सिंह को मिली थी, जो पेरियार को मिली थी, जो महात्मा फुले को मिली थी, अगर ये ताकत मानवतावादी सोच से मिलती है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि 1 आए चाहे 1000, 1 लाख आए चाहे 10 लाख, और चाहे मैं अकेला खड़ा रहूं। वैसे तो आरडी प्रजापति जी ने वादा ही कर दिया कि मरते दम तक, कि आखिरी खून तक, आखिरी बूंद तक। आरडी प्रजापति साहब, दामोदर भी वादा करता है। ये जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है, ये संविधान हमारी बापोती है, बापोती। और हमारी बापोती, हमारी विरासत को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो इस देश में नहीं रहेगा, इस देश से बाहर भेजने का काम करेंगे, जो पेरियार साहब ने भी कभी करके दिखाया। इसलिए दामोदर कहने के लिए आया है मेरे साथियों। बोले धीरेन्द्र के खिलाफ बोले, कैसे यादव हो तुम, तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो। मैंने कहा ठीक है, मान लिया मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं। बोले तुम तो धर्म प्रेमी होना चाहिए। मैंने मान लिया कि मुझे धर्म प्रेमी होना चाहिए, लेकिन क्या मुझे कोई इसका उत्तर देगा कि धर्म है क्या? गरीब को सताना धर्म है? बहुसंख्यकों को शोषित वंचित रखना धर्म है? और अगर ये धर्म है तो दामोदर यादव ऐसे धर्म को नहीं मानता। दामोदर यादव उसी धर्म को मानता है जिसमें मानवता कूट कूट के भरी हो। और मानवता अगर किसी धर्म में भरी होगी तो वो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करेगा, बाबा साहब के संविधान का अपमान नहीं कर सकता, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। मस्के साहब क्या किया धीरेन्द्र शास्त्री ने? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है। पहले बोला 28 साल का लड़का, बोले आप ऐसे बोल रहे हो संत के बारे में। मैंने कहा कैसा संत, जरा बताओ कैसा संत? जो आदमी मंच पे बैठ के कह रहा है बुंदेलखंडी भाषा में ए दूर रहना है, छुआछूत अछूत हो जाएंगे। जो मंच से बैठ के धीरेन्द्र शास्त्री आज चुनौती से कह रहा हूं, मीडिया वालों के सामने भी कह रहा हूं,
धीरेन शास्त्री अपनी कथाओं में बाबा साहब के संविधान का अपमान करने के साथ साथ कुछ अपराध भी करते हैं। जब धीरेन एक व्यक्ति को कहता है कि दूर रहना, अछूत हो जाएंगे हम, तो छुआछूत फैलाता है। ये बोलो अपराध है कि नहीं है हमारे संविधान के हिसाब से? धीरेन शास्त्री जो पर्ची निकाल के कहता है कि जाओ तुम्हारी फलानी समस्या दूर हो जाएगी, बताओ ये अंधविश्वास फैलाना भी एक अपराध है कि नहीं है? जब धीरेन शास्त्री उस मंच से बैठ के कहता है कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, तो बोलो बताओ ये गैर संवैधानिक है कि नहीं? धीरेन शास्त्री मंच से बैठ के कहता है, दामोदर यादव को बोलता है कि तेरी ठठरी मार देंगे, तुझे देख लेंगे, जान से मारने की धमकी देने की बात करता है, तो बोलो ऐसे व्यक्ति को बाहर सड़कों पे घूमना चाहिए कि जेल में होना चाहिए? जोरदारी से जवाब दो। लेकिन जेल में भेजने की बजाय सरकारें सम्मान दे रही है, सुरक्षा दे रही है। और जब हम कहते हैं कि हमें निकालना है संविधान बचाओ यात्रा, तो कहते हैं अनुमति नहीं देंगे, वर्ग संघर्ष हो जाएगा। मतलब जो संविधान की बात करे उसके लिए वर्ग संघर्ष का बहाना, और जो संविधान को खत्म करने की बात करे उसको सुरक्षा और सम्मान देने का काम करोगे, तो बोलो ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? कितने लोग सहमत हो? जोरदारी से बोलो, ऐसी सरकारों को बदलना चाहिए। तो मेरे साथियों, संविधानवादी साथियों, सोचो मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, ठीक कहा पाटिल साहब ने भी, बिल्कुल सही कहा हमारे गजभैया जी ने भी, उन्होंने कहा और एक एक वक्ता ने मेरे ख्याल से वही बात बोली कि पिछड़ा वर्ग के लोग इस अभियान में नहीं जुड़ते थे। देखो मेरे भाइयों, ध्यान से सुन लो, ये जो मंच है इसके ऊपर देखो, बाबा साहब को देखो। बाबा साहब जिस सिंहासन पे बैठे हैं, तुम आज डर रहे हो, वो 100 साल पहले नहीं डरे भाई। जब आज इनका इतना आतंक है तो 100 साल पहले क्या रहा होगा, जरा सोचो तो। ये जो आज सिंहासन पे बैठे हैं, ये किसी रानी के पेट से पैदा होकर इनको सिंहासन नहीं मिला, इस शिक्षा से मिला, इस संविधान से मिला, इनकी महानता से मिला। और इस सिंहासन को हम आज नहीं आने देंगे जो बाबा साहब का सिंहासन संविधानवादी है। और इसलिए कह रहा हूं, जब पिछड़ा वर्ग के लोगों की बात होती है तो देखो जरा, सम्राट अशोक से लेके आज तक देख लो, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले से लेके आज तक देख लो, ललित सिंह यादव से लेके और पेरियार तक, ये सब पिछड़े वर्ग के साहू जी महाराज तक का। कौन से वर्ग में पैदा हुए? कौन से वर्ग में भाइयों? संतोष कबल जी पिछड़े वर्ग में पैदा हुए? अरे पिछड़े वर्ग के यादवों, गुर्जर, दांगी, रावत, लोधी, मीना, पाल, कुशवा, केवट, माझी, जरा सोचो किरार सब साथियों, कौन सी भांग खा के बैठे हो? कौन सी भांग खा के बैठे हो कि धीरेन शास्त्री छू कर देगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? अरे अगर धीरेन शास्त्री में तेरी ही ताकत होती, तीसरे ही दिन बीमार हो गया यात्रा में, तीसरे दिन हो गया क्या नहीं? और जब धीरेन बीमार हुआ, विधायक जी पाटिल साहब, तो धीरेन के मुंह में थर्मामीटर था, थर्मामीटर। और वो थर्मामीटर किसी बाबा ने बनाया क्या? जब धीरेन बीमार हुआ तो बीपी चेक करने की मशीन थी उसके हाथ में, किसी आबा बाबा ने बनाई क्या? तो मैंने पूछा सवाल के, धीरेन ने जवाब दो, खुद का इलाज विज्ञान से और दूसरों का इलाज अंधविश्वास से, गोबर से, गौमूत्र से। अरे क्यों गौमूत्र पी के और गोबर खाना चाहते हो मेरे संविधानवादी भाइयों? आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब अपनी जिम्मेदारी निभा के चले गए, मनोहर कांशीराम साहब अपनी जिम्मेदारी निभा के चले गए, ये सारे महापुरुष इस जिम्मेदारी को निभा के चले गए। क्या तुम और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ये सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं चुनौती से कह रहा हूं, ताकत लगा लेना धीरेन शास्त्री, पानी देना, ताकत लगा लेना धीरेन शास्त्री, जितनी ताकत तुम्हारे अंदर हो, और पूछ लेना अपने आकाओं और काकाओं से, धीरेन शास्त्री लगा लेना जितनी ताकत हो, पूछ लेना अपने आकाओं और काकाओं से। ना ये भारत कभी किसी एक धर्म का बना है, ना बनने देंगे, ना बाबा साहब के संविधान को आज आने देंगे। और रही बात यात्रा की,
तो पिछली यात्रा में तो कमल कुशवाहा जी, अमित बंसोड़ साहब और मस्के जी, हम सब साथी बैठे थे। हम देर से कोर्ट पहुंचे, ये हमारी गलती रही। हमारी गलती रही कि हम देर से न्यायालय में पहुंचे। अगर समय से पहुंच गए होते तो इसकी यात्रा हरियाणा में रुक जाती, हरियाणा में। लेकिन अब कह रहा है दामोदर यादव चुनौती के साथ, इनने घोषणा की है कि अगला चरण निकालेंगे। सुना है आप लोगों ने? इसको पता है? नहीं पता? मैं बताता हूं। इनमें लड़ाई चल रही, लड़ाई। बीजेपी के अंदर एक बाबा बैठा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का बाबा कह रहा है कि हमारे अंग्रेजी में तुम्हारा क्या काम है, दूसरा बाबा क्यों चाहिए? तो जब इसकी धीरेन्द्र की यात्रा उत्तर प्रदेश में घुसी और उत्तर प्रदेश की सीमा में जब 3 दिन तक यात्रा चली, तब तक एक भी मंत्री नहीं आया, एक भी मुख्यमंत्री नहीं आया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर कर दी गई। अब धीरेन्द्र को टेंशन हुआ। धीरेन्द्र ने कहा कैसे अपना भौकाल बनाए। मोहन यादव जी को फोन किया और मोहन यादव से कहा कि भाई वो तो नहीं आ रहा, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम ही आ जाओ। फिर मोहन यादव जरूर पहुंच गए, सड़क पे बैठ के रोटी खा ली उनके साथ। और मैं आज कह रहा हूं, मोहन यादव जी ध्यान रखो, जब भी आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे तो धीरेन्द्र के चेले ही हटाएंगे। इतना ध्यान रखना। चाहे सड़क पर रोटी खा लो, चाहे रोटी का संबंध कर लो, चाहे बेटी का संबंध कर लो, लेकिन जब भी मोहन यादव की कुर्सी कोई पिछड़े वर्ग की खींचेगा तो धीरेन्द्र की जमात के लोग ही खींचेंगे। ये दामोदर चुनौती से कह रहा है। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, ना हिंदूवादी राष्ट्र की यात्रा निकलने देंगे, ना छुआछूत फैलाने देंगे, ना आतंकवादी घटनाएं होने देंगे। इतना मुंह चलाता है प्रजापति साहब, आपके यहाँ का लड़का धीरेन्द्र, इन्हीं के जिले का है, इन्हीं के जिले का तो है धीरेन्द्र शास्त्री। कितना मुंह चलाता है। क्या क्या लिखा आपने? हाँ, इलू इलू बोलता है। बताओ, इलू इलू भी बोलता है, जाने क्या क्या बोलता है, जाने क्या क्या बोलता है। और अभी मैंने परसों जानबूझ के धीरेन्द्र की कथा सुनी, वो शिवपुरी में कर रहे कोई कथा, तो मैंने जानबूझ के सुनी। मैंने 45-48 मिनट खराब कर दिए अपने। मैंने कहा ये रामायण, रामचरितमानस, गीता, शिव पुराण, जो भी ग्रंथ है इनके, उसमें जो भी लिखा है कुछ तो बोलेगा। उस पर शेर व शायरी कर रहा है बैठ के। जिस मुसलमानों का विरोध करता है वो आदमी उन्हीं की उर्दू भाषा बोल रहा है। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री को कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जबरदस्ती क्यों मूर्ख बने हो। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जब छतरपुर के अंदर किसी दलित को पीटा जाता है, जब टीकमगढ़ के अंदर, जब कटनी के अंदर, जब सागर के अंदर किसी ओबीसी के लड़के को पैर मंदिर में धुलवाने के लिए, अब देखो वो घटना सोचो, आपको पता होगी कि नहीं पता। एक कुशवाहा लड़का, एक गांव में पंचायत हुई, बोले गांव की पंचायत के आधार पर निर्णय किया गया कि कोई शराब नहीं बेचेगा। एक पंडित जी का बेटा था, शराब बेचने लगा, शराब पीता पकड़ा गया। तो एक लड़के ने फेसबुक पे मीम बना के डाल दिया। मीम बना के डाल दिया तो उसको इतनी सजा दी गई कि उसको मंदिर में बुलाया, माफी मंगवाई, 5100 रुपए डांड लगाया। उसके बाद पूछा, दुबे जी सहमत हो? बोले नहीं। तो बोले कब तैयार होंगे, कब सहमत होंगे? अनिरुद्ध सुन लेना बेटा, तू छिंदवाड़ा का है, महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा है, तेरे अंदर तो और करंट होना चाहिए बाबा साहब। तो सुन लेना इस बात को कि कहा 5100 रुपए के जुर्माना काफी नहीं, मंदिर में बुलाओ। उस शराब बेचने वाले लड़के के पैर धुलवाए गए और उस कुशवाहा लड़के को पिलाए गए। बताओ, ये मानवता है? ये मानवता है? तब धीरेन्द्र शास्त्री तेरा मुंह सिल गया था क्या? जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। कैसे करोगे जात पात की विदाई? एक दलित को पेशाब चिटवाओगे, एक पासी समाज के व्यक्ति को लखनऊ में पेशाब चिटवाई गई और जात पात की विदाई की बात करते हैं ये लोग। अरे ये कोई जात पात की विदाई नहीं करना चाहते, ये कोई उस तथाकथित धर्म का भी भला नहीं करना चाहते। अगर ये कुछ स्थापित करना चाहते हैं तो बाबा साहब के संविधान को बिठा के मनु विधान स्थापित करना चाहते हैं, और कोई इनकी सोच नहीं है। लेकिन सुन लो, बाबा साहब के बच्चे भी जिंदा हैं, मरे नहीं और ना मरेंगे, क्योंकि हैं तो 90%। कितने परसेंट?
90 कितनों को गुलाम बनाओगे? मार तो एक को भी नहीं पाओगे। यहां से गुलाम बनाते हैं, दिमाग से। कितनों को गुलाम बनाओगे? बनाओ। कोई ना कोई दामोदर, कोई ना कोई आरडी प्रजापति, कोई ना कोई पाटिल साहब, कोई ना कोई गजभैया, कोई ना कोई हमारा एक साथी तैयार होगा। लड़ेगा डंके की चोट पर लड़ाई, लेकिन बाबा साहब के संविधान को आज नहीं आने देगा। ये दामोदर चुनौती से कहता है। जितनी ताकत हो लगा लेना। और अकेले धीरेन्द्र तुम नहीं, तुम्हारे मुंह बोले बड़े भाई प्रधानमंत्री जी, मेरा छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई, एक धीरेन्द्र का गुरु है। धीरेन्द्र का गुरु है कोई अकल का अंधा, ऐसे ऐसे आंखें बिचकाता रहता है। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? नीचे से बोलो। हाँ, अब बताओ। वो कहता है मैं जगत गुरु हूं, और जगत गुरु कहता है मरे मुलायम कांसी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। बताओ, मुलायम सिंह और कांसी राम के मरने पे जो खुशियां मनाता हो, वो जगत का गुरु हो सकता है क्या? और तुम भी कहते हो मां जगत गुरु ने क्या बात बोली? काय की बात बोली? हमारी ठठरी बांधने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, और लोग कहते हैं महाराज ने तो बहुत प्रेम से बोला। महाराज तो प्रेम से बोल रहे थे, आशीर्वाद के रूप में बोल रहे थे। नहीं चाहिए 28 साल के लड़के का आशीर्वाद है, दामोदर के पास उसके मां बाप का आशीर्वाद है, बाबा साहब के संविधान का कवच। नहीं चाहिए तुम जैसे नालायक, नौटंकीबाज और पाखंडी लोगों का आशीर्वाद है, अम्बेडकरवादी और संविधानवादियों का आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद के दम पर लिखेंगे एक नई भारत इस मध्य प्रदेश के अंदर, तैयार करेंगे वो शक्ति कि इन दलों को जो गुलामी कर रहे हैं, इन दलों को जो पाखंड और आडंबरवादियों के शरणागत होकर पड़े हैं, इन दलों को जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उनको जवाब देते हुए मध्य प्रदेश में ताकत खड़ी करके अम्बेडकरवादियों को सदन में भेजने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं हो? ये काम करने हम साथी आज आए। मैं धन्यवाद दूंगा सिविल जज की जो परीक्षा के परिणाम आए। मैं कमल कुशवाहा जी, अमित बंसोड़ साहब, दिलीप मस्के साहब, सुनीता जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। एक दिन पहले ही हमने तय किया कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना। देख लो पार्टी दूसरी जो एक सज्जन है जो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, मालूम है? संविधान दिखाते हैं हर जगह, संविधान दिखाते हैं पार्टी के बड़े नेता और कहते हैं कि संविधान की कसम है, इसमें जो लिखा है वो सब दिला के मानेंगे। अरे ग्वालियर में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्टेच्यू हाईकोर्ट में नहीं लगने दे रहे, तब मुंह गया वो संविधानवादी नेता। मेरा सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री जब 3 राज्यों में संविधान की खुली उल्लंघना कर रहा था, तब क्या संविधानवादियों का मुंह सुल गया था? मैं पूछता हूं, मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस के नेता है, जवाब दो। रोज आतंकवादी घटनाएं हो रही है, क्या कर रहे हो? सही कहते थे कि थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जब तक सदन के अंदर ईमानदार और लड़ने वाले अम्बेडकरवादी नहीं पहुंचेंगे, तब तक तुम्हारा शोषण होता रहेगा। मैं आज इस संविधान को सामने लेके खड़ा हूं। मेरी रामायण ये है, दामोदर यादव की रामायण ये है, दामोदर यादव की गीता ये है, दामोदर यादव का शिव पुराण ये है, दामोदर यादव के जीवन का मकसद इसकी रक्षा है, इसका पालन करना है और करवाना है। इसके लिए दामोदर लड़ता रहेगा। मैं कहूंगा धन्यवाद दलित किसान समाज संगठन के लोगों को, तुमने आंदोलन किया, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने संज्ञान लिया और सिविल जज के परिणामों में परिवर्तन करने का निर्देश दिया, नई सूची बनाने का निर्देश दिया। इसके लिए धन्यवाद। लड़ो लड़ाई, मत चिंता करना कि 2 लाख नहीं हो। अरे 2000 भी हो तो बहुत होते हो भाई, 200 भी होगे तो बहुत होते हो। और एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम सब साथी चलेंगे। एक बात और सुन लो मेरे भाइयों, जैसे आरडी प्रजापति साहब ने कहा, एक बाबा है तुम्हारे बगल का ही, कितने दूर है यहां से सीहोर? 30-40 किलोमीटर। सीहोर का एक बाबा है
वो कहता है बेलपत्र चिपकाया सुनकर पे सुई तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा, चाहे 12 महीने में एक भी दिन नहीं पड़ा, नौकरी भी लग जाएगी। क्या हो सकता है? और मालूम जो कह रहा है उसका खुद का बेटा फेल हो जाता है। और तुम ये महिलाओं, ये नारी शक्ति हो, उसने बोल दिया बेलपत्र चिपकाया, सुई तुमने लोटा भरा और चले गए शंकर जी पे जल ढारने और बेलपत्र चिपका के आ गए, हो गए तुम्हारे बच्चे पास। कह दो जरा बच्चों से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। यादव परिवार में जन्मा हूं, नवोदय परीक्षा का वो आना था, परीक्षा होनी थी, तो हमने भी पर्चा भरा। छोटे थे बहुत, 5वीं क्लास में देते हैं, कब देते हैं? 5वीं क्लास में। तो एक और हमारा कॉम्पिटिटर साथी था, वो अच्छा पढ़ता था, हम भी अच्छे पढ़ते थे, तो वो हमारे पास आया, बोला तैयारी कर लेना, जाने कितने दिन बाद परीक्षा है। हमने कहा चलेंगे। उसके पिताजी भी साथ में आए, वो आदरणीय पिताजी बोले उनके आके, बोले बेटा जब कुछ समझ में नहीं आए तो एक चौपाई याद कर लो, फिर वे सुनगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, तो तुम फेल नहीं हो सकते। जैसे ही मुझसे ये कह दिया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये तो बढ़िया, फिर पढ़ाई करके क्या करना, फिर पढ़ाई करके क्या करना, क्या को 10 किताबें पढ़ते रहो, फिर बस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। उनका बेटा रोज पढ़ता रहा और हम रोज कहते रहे फिर बस नगर कीजिए सब काजा। अब जब एग्जाम देने जा रहे थे, गए भैया, बहुत साल पुरानी बात होगी क्योंकि मैं 5वीं क्लास में था। जब पहुंचे अपने मुख्यालय सेवड़ा पे, जहां से मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूं, वही सेवड़ा, और जहां सिर्फ 10,000 वोट से बिना बीजेपी बिना कांग्रेस के हारा हूं, वही सेवड़ा। और वहां गया मैं एग्जाम देने, और जब वहां पहुंचा तो मैंने कहा कुछ याद तो आ नहीं रहा। तो वो साथ में थे उनके पिताजी, चाचा, वो हमसे बोले बेटा तुम तो वो चौपाई याद रखना। हम चले गए। अब अंदर जो भी टिक विक लगाने थे, जो भी ऐसा कुछ होता है उसमें, एक भी हमें सवाल का जवाब नहीं आया। हम वहां कह रहे प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। और आखिरी में जब रिजल्ट आया तो उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास और दामोदर यादव फेल हो गया। ये करना चाहिए, इसलिए तुमको बेलपत्र की सलाह देते हैं। एक और सवाल बस आखिरी, फिर हम समाप्त करते हैं। आप ही सोचो, धीरेन्द्र शास्त्री, और तुम जवाब दे दो धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का। बोलते हम दूसरों की पर्ची निकालते हैं, बोलते हैं कि नहीं पर्ची निकालता है धीरेन्द्र, जानते हो कि नहीं जानते हो? सब लोग जानते हो। इतनी पर्ची निकालता है तो ये क्यों नहीं बता पाया कि बेटा छोटे भाई को कि मत जाना शाम को हैरवार मोहल्ले में, नहीं तो तुम्हें एससी के लोग एट्रोसिटी एक्ट लगवा के जेल भेज देंगे। उसका भाई को जेल भेजा हमारे अम्बेडकरवादी साथियों ने। क्यों नहीं बता पाया? पर्ची निकाल लेता अपने भाई की। ये क्यों पर्ची नहीं निकाल पाया धीरेन्द्र शास्त्री कि आज हमारी पंडाल गिर जाएगी, हमारी दीवार गिर जाएगी, कुछ लोग दब जाएंगे, कुछ मर जाएंगे? ये क्यों नहीं बता पाया? अरे ये सब तो छोड़ो, ताजा उदाहरण ले लो। धीरेन्द्र शास्त्री जिस दिल्ली से निकला वही ब्लास्ट हो गया, क्यों नहीं बता पाया कि ब्लास्ट होने वाला है? क्यों नहीं बता पाया? जो अपना भविष्य अपने भाई का नहीं बता सकता, वो तुम्हारा भविष्य बताएगा क्या? बताएगा क्या? बताओ। तो क्या ऐसे पाखंडियों को मानना चाहिए? हाथ उठा के बताओ, मानना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए। ऐसे पाखंडियों का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज की रैली के जरिए ऐसी शपथ लो। हाँ, वो संवैधानिक बात नहीं है, अपन करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, मंच से नहीं बोल सकते। वो जो इशारा कर रहे हैं हम समझ गए। जो संवैधानिक बात नहीं है, अपन संविधानवादी लोग हैं भाई, संविधानवादी। बोले दामोदर यादव ने तो बहुत गलत बात कर दी। मेरा एक जवाब नहीं दे पाया धीरे। मैंने कहा कि भारत के संविधान के अंदर प्रियम्बल में जो प्रस्तावना अभी पढ़ी गई, उसमें ही लिखा है कि नहीं ये राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष रहेगा। लिखा कि नहीं लिखा? तो पत्रकार साथी चुप रह गए, बोले लिखा तो है। तो मैंने कहा बताओ कैसे दामोदर धर्म विरोधी है, बताओ फिर, और संविधान का कौन तोड़ने का काम कर रहा है? तो मैं आप सब साथियों से कहूंगा, बोलो ये संविधान। ओबीसी के 13% अभ्यर्थी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मोहन यादव का डंका कब बजेगा। कहा था उन्होंने डंके की चोट पे आरक्षण दूंगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमारे एसटी के भाई अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा। आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ कब मोहन यादव की सरकार जागेगी, सख्त कार्रवाइयां करेगी। बोलो ये सब बातें हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, रामभद्राचार्य जैसे लोग, अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग
देवकी नंदन जैसे लोग और प्रदीप मिश्रा जैसे लोग रोज संविधान को तोड़ रहे हैं, बोलो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? चलो ये संविधान की कॉपी आज संविधान दिवस के दिन सीएम मोहन यादव को हम सौंपने जाएंगे और याद दिलाएंगे यही संविधान है जिसकी कसम खा के शपथ लेके तुमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। और ये संविधान नहीं होता तो दामोदर अहीर का बेटा मनु विधान के हिसाब से तो भैंसे चरा रहा होता, भैंसे। इसी संविधान ने ताकत दी कि अहीर का बेटा कलेक्टर भी बनेगा, पिछड़े वर्ग का कोई भी बेटा, एससी का कोई भी बेटा, एसटी का कोई भी बेटा, सब समान होंगे। इसी संविधान ने ताकत दी। तो बोलो चलोगे साथ में? कितने लोग चलोगे? हाथ उठा के बताओ। हाथ उठाए रहो जरा, सारे लोग साथ चलोगे? तो चलो, ये पुलिस रोकेगी, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ग्वालियर चंबल के कितने हैं? हाथ उठाना कोई है क्या? भिंड। हाँ, ग्वालियर चंबल क्षेत्र हो। देखो भाई, यही आंदोलन अगर हमारा ग्वालियर चंबल में होता आज की सभा, तो मालूम है 500 पुलिस वाले खड़े होते बाहर, क्योंकि वो जानते हैं आपके और मेरे स्वभाव को। बुंदेलखंड में भी होता तब भी, लेकिन वो सोचते हैं भोपाल के लोग कुछ नहीं करते, भोपाल के लोग तो शांति से बैठे रहते, चाहे इतना अन्याय अत्याचार हो। तो बोलो एक बार ताकत दिखाने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो चलोगे संविधान की कॉपी सौंपने सीएम को? कोई लौट तो नहीं जाओगे? और दामोदर यादव जब तक सड़क पे डटा रहेगा, डटे रहोगे? डटे रहोगे साहब? देखी डटे रहोगे? तो चलो बोलो जय भीम, जय 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 भीम। नहीं, तुम्हारी आवाज से ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कितनी जोर से बोलते हो? बोलो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आप सबको संविधान दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं। और सबसे वादा देता हूं, वादा और लेता हूं वादा कि इस पवित्र ग्रंथ को आज नहीं आने देंगे। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों।